हेलो एवरीवन। आज हम हिग्स का उपभोक्ता की बचत विश्लेषण प्रकरण का अध्ययन हमारे इस लेक्चर में करेंगे। जैसा कि हमने उपयोगिता विश्लेषण में भी पढ़ा था कि उपयोगिता को मापने के दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक मार्शल ने दिया था जिसे हम गणनावाचक दृष्टिकोण कहते हैं, और दूसरा जो था हमारा वो था क्रमवाचक दृष्टिकोण, जो हिग्स एलन वगैरह ने दिया था। तो मार्शल का मानना था कि उपयोगिता को हम माप सकते हैं, जैसे हम रुपए, पैसे, दूरी, मीटर में आदि में नापते हैं, उसी प्रकार उपयोगिता को भी हम संख्या में माप सकते हैं। लेकिन हिग्स और एलन ने इसका पुरजोर विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि ये एक मानसिक धारणा है, इसको मापना संभव नहीं है। तो उन्होंने इसका क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। तो उसी के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत जो है उसका हिग्स का जो विश्लेषण है उसका अध्ययन हम आज के इस बिंदु में कर रहे हैं। मार्शल ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या जिन मान्यताओं के आधार पर की, उनको एलन एवं हिग्स ने कोई महत्व नहीं दिया। हिग्स ने उपभोक्ता की बचत की माप उदासीनता वक्र रेखाओं, इंडिफरेंस कर्व के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसका विस्तृत अध्ययन हम पूर्व के लेक्चर में कर चुके हैं। उन्होंने निम्नलिखित तीन बातों का उल्लेख किया हिग्स और एलन ने। उपयोगिता मात्रात्मक रूप से अमापनीय है, जैसे हम रुपए पैसे को मापते हैं उसी प्रकार उपयोगिता को नहीं माप सकते। ये व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग होती हैं और एक व्यक्ति के लिए किसी वस्तु में जो उपयोगिता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए उतनी उपयोगिता नहीं होती है। तो उन्होंने इसका विरोध किया था। दूसरा, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता वो स्थिर नहीं रहती हैं। इसकी जो मार्शल का जो दृष्टिकोण था उसमें एक मान्यता थी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, लेकिन वास्तव में मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर नहीं रहती हैं। स्थानापन्न एवं पूरक वस्तु के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वस्तु की बचत की पुनर्व्याख्या उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा की जा सकती है। तो हिग्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत को मुद्रा की वह मात्रा बताया है जो उसकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। उसके शब्दों में उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उपभोक्ता को किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने के परिणाम स्वरूप मौद्रिक आय में लाभ की भांति समझना। यहाँ पर हिग्स ने अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के मूल्य में जो कमी होती है उसको कुछ इस प्रकार समझना चाहिए कि उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है उसमें वृद्धि हो गई है। किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने के निम्नलिखित दो प्रभाव होते हैं। किसी भी वस्तु का अगर मूल्य घट जाता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं? पहला प्रभाव यह है कि जिस वस्तु के मूल्य में कमी हुई है उसको उपभोक्ता अधिक मात्रा में खरीद सकता है। माना कि पहले एप्पल 100 रुपये किलो मिलती थी तो 100 रुपये में हम 1 किलो खरीद पा रहे थे। अब माना कि उसका मूल्य कम होकर 50 रुपये किलो हो गया, तो अब हम उसी 100 रुपये में क्या खरीद पाएंगे? 2 किलो एप्पल खरीद पाएंगे। तो इसको यूँ समझा जा सकता है कि उपभोक्ता की जो आय है, मौद्रिक आय है, उसका जो परचेजिंग पावर है वो दुगना हो गया है। दूसरा प्रभाव क्या होगा? वस्तु के मूल्य कमी होने पर वस्तु को क्रय करने में होने वाला खर्च कम हो जाता है। वस्तु के मूल्य में कमी होने से क्या होगा कि उसका जो खर्च है वो कम हो जाएगा। अगर हमें 1 किलो ही एप्पल की आवश्यकता है तो हम 50 रुपये में वो एप्पल खरीद पा रहे हैं, यानी हमें 50 रुपये की सीधे सीधे बचत हो रही है, हमारा खर्चा कम हो गया है। इस प्रकार उपयुक्त दोनों स्थितियों में उपभोक्ता की स्थिति में तुलनात्मक सुधार होता है। उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें तुलनात्मक रूप से सुधार होता है। उपभोक्ता की बचत का उदासीनता वक्र विधि द्वारा इस प्रकार विश्लेषण एवं माप किया जा सकता है। यहाँ पर हम एक रेखाचित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्रा यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ माना कि एक्स वस्तु की मात्रा है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ वाई एक्सिस है, ठीक है। और वाई एक्सिस पर जो मौद्रिक आय है उपभोक्ता की उसको दर्शाया गया है। मौद्रिक आय, यहाँ मौद्रिक आय दर्शाई गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा और वाई एक्सिस पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय को अंकित किया गया है। माना कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय जो है वो ओ ए है। उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वो क्या है? ओ ए। इतनी मौद्रिक
आय है उसकी, उपभोक्ता ओ ए मौद्रिक आय द्वारा ओ बी वस्तु की मात्रा क्रय कर सकता है। इस मौद्रिक आय ओ ए द्वारा वो ओ बी कितनी वस्तु की, एक्स वस्तु की मात्रा खरीद सकता है। तो यहाँ पर मौद्रिक माना कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय तो ओ ए है और उससे वो ओ ए मौद्रिक आय द्वारा ओ बी वस्तु की मात्रा कर सकता है। तो इस मौद्रिक आय को इस वस्तु की मात्रा से जो मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम कहेंगे कीमत रेखा। ठीक है, ये कीमत रेखा है ए बी। इस ए बी कीमत रेखा में IC1 एवं IC2 उदासीनता वक्र है। अब यहाँ पर दो उदासीनता वक्र हैं, एक तो है IC1 और दूसरा है IC2। यहाँ पर दो उदासीनता वक्र IC1 और IC2 है। IC2 जो है ई बिंदु पर इसको स्पर्श कर रहा है कीमत रेखा को, और जो अपना IC1 कर्व है वह यहाँ पर इस प्रकार दर्शाया गया है। अब हम देखते हैं उपभोक्ता ओ ए मौद्रिक आय द्वारा ओ बी वस्तु की मात्रा क्या कर सकता है, और ए बी कीमत रेखा है। रेखा चित्र में IC1 और IC2 दो इंडिफरेंस कर्व हैं, उदासीनता वक्र हैं। IC2 वक्र ए बी मूल्य रेखा ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ये IC2 कर्व जो है वो इस कीमत रेखा ए बी को कहाँ स्पर्श कर रहा है, ई बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। अतः उपभोक्ता का साम्य ई बिंदु पर होता है। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, ई बिंदु पर हो गया है। अर्थात प्रति इकाई मूल्य ई बिंदु पर होता है, अर्थात प्रति इकाई मूल्य चुकाने को तैयार हैं एपी। वो कितना मूल्य चुकाने को तैयार है, एपी मूल्य चुकाने को तैयार है, या E2 E1। अब यहाँ से हम देखें तो इसको यहाँ इसको E2 कहेंगे, तो वो कितना मूल्य चुकाने को तैयार है, E2 E1, या इसको AP भी बोल सकते हैं। ये A और P कितना मूल्य चुकाने को तैयार है, या इसको E2 E1 भी बोल सकते हैं, E2 E। लेकिन प्रति इकाई वास्तविक भुगतान AP1 हो रहा है, क्योंकि ये IC1 कर्व यहाँ है तो यहाँ पर P1 या इसको E1 कह सकते हैं। तो वास्तविक मूल्य कितना चुकाने को तैयार है, AP1 या फिर E2 E1, E2 E1 इतना मूल्य वो वास्तव में चुकाता है। तो प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगी, उपभोक्ता की बचत इक्वल टू जो मूल्य चुकाने को तैयार है AP माइनस वास्तव में जो चुकाता है वो AP1, इतना मूल्य चुकाता है। तो इस प्रकार उपभोक्ता की बचत हमारी याद हो जाएगी। तो प्रति इकाई CS कंज्यूमर सरप्लस इनटू कुल मात्रा, तो प्रति इकाई जो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो रही है, P1, ये इतनी बचत हो रही है, इतना चुकाने को तैयार और वास्तव में इतना चुकाता है, तो यह अपनी उपभोक्ता की बचत हो रही है। तो प्रति इकाई उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगी, प्रति इकाई CS P1P, प्रति इकाई बचत कितनी हो रही, P1P, इतनी बचत, ये जो है पोर्शन, ये इतनी उसको बचत हो रही है, इनटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी, कुल क्वांटिटी कितनी है OQ, ये इससे गुणा कर देंगे, OQ इस क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम हिग्स के अनुसार उपभोक्ता की बचत का मापन कर सकते हैं। धन्यवाद।